गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आगे बढ़ते हैं। अपना चैप्टर चल रहा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें किस तरह से क्वेश्चन करना है इसके बारे में थोड़ी सी हमने डिस्कस किया है। अब इसको हम आगे रन करते हैं, आगे बात करते हैं इसकी किस तरह से क्वेश्चन करना होता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर था थर्ड। उसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात करी, बट उसमें हमें बैलेंस शीट के रिगार्डिंग भी बात करनी है। ठीक है, तो आज बात करते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि एक वर्ड लिखा हुआ है क्रेडिटर। क्या वर्ड लिखा हुआ है? क्रेडिटर। और आई टोल्ड यू क्रेडिटर किसी भी एक्सपेंस से पहले यूज होता है। इट मीन्स वो क्या है? वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है वो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इट मीन्स ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो करंट ईयर के क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस को हम करंट लायबिलिटीज मानेंगे, और इसलिए हम उनको लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, अपने पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये भी है। अब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अपने पास ओपनिंग स्टॉक भी है और ओपनिंग स्टॉक भी है, और अपने पास क्लोजिंग स्टॉक भी है। दोनों है अपने पास। अपने पास ओपनिंग स्टॉक भी है, अपने पास क्लोजिंग स्टॉक भी है। क्लोजिंग स्टॉक की ऑलवेज बैलेंस शीट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक हम रिकॉर्ड करते हैं? अपना आंसर क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में था, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की ऑलवेज शो करते हैं। इसलिए हमारे लिए स्टॉक है। स्टॉक हमारे लिए बिजनेस के लिए ऑलवेज करंट एसेट्स होती है, इसलिए हम इसे एसेट साइड में शो करेंगे। तो इसका मैटर क्लियर हो गया? इसका मैटर क्लियर हो गया। अब अपने पास एक और पॉइंट है, हमें एडवांस पेमेंट। स्टेशनरी के रिगार्डिंग हमने एडवांस पेमेंट किया है। किसी भी एक्सपेंसेस के लिए हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो होता है एक्चुअली, वो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडवांस में पे किया है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑलवेज एसेट होता है, इसलिए इसे भी हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आई थिंक आपको दोनों बातें समझ आ गई। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस मींस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होती है, इसकी लायबिलिटीज रहेंगी। स्टॉक का ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, बट बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक रिकॉर्ड करना है? बैलेंस शीट में ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। एडवांस पेमेंट ऑलवेज एसेट्स होती है, एंड वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट्स होती है, इसलिए इसे भी एसेट साइड में रिकॉर्ड करना होता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, और नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है 4। ध्यान समझना, इसमें वैसे न्यू कुछ भी नहीं है, ये आपका पहले से ही पढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन 11th क्लास में आपका टॉपिक हुआ करता था, ठीक है। उसी से क्वेश्चन बनाए गए हैं कि डेप्रिसिएशन एनपीओ में होगा, नॉन कैपिटलाइजेशन में होगा, तो किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ हम बना क्या रहे हैं। हम बना रहे हैं
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी ईयर एंडिंग होगा वो यहाँ मेंशन करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं कि ईयर एंडिंग कौन सा है। 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। अब डेप्रिसिएशन अपने लिया है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए एक्सपेंस होता है, और मैंने कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पर्टिकुलर यूज नहीं होता है। डेबिट साइड में हम यूज करते हैं एक्सपेंडिचर, क्या यूज करते हैं एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड में यूज करेंगे इनकम। यहाँ पे अपना एज यूजुअल अमाउंट आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, अमाउंट आएगा। इज दिस क्लियर? अब डेप्रिसिएशन की बात हो रही है तो डेप्रिसिएशन इनकम तो है नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, आई मीन खर्चा है। इसलिए हमें कहाँ लिखना है, इस तरफ लिखना है। कैसे लिखना है, टू डेप्रिसिएशन। बट अब ये भी तो चेक करना होगा कि डेप्रिसिएशन का एक्चुअली अमाउंट कितना होगा, डेप्रिसिएशन का एक्चुअली अमाउंट कितना होगा, हमें वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना होगा। अब देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सो द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फर्नीचर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्नीचर की बात कर रहा है कि फर्नीचर को हम किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और किस दिन की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2017 की। बैलेंस शीट की बात हो रही है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, आपको क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर का जो अमाउंट हमें गिवन है वो है 10,000 रुपीज। कितना अमाउंट गिवन है, 10,000 रुपीज। वन इंग्लिश मीडियम ग्रुप में मेरे पास जो है इसमें 10,000 लिखा हुआ है, 1 लाख रुपीज। इट मींस अपने पास पहले से ही 1 लाख रुपीज का एक फर्नीचर अवेलेबल था। अब हमने क्या किया वो देखते हैं। न्यू फर्नीचर वाज परचेज्ड। अब देखिए, उससे पहले एक मैटर लिखा हुआ है इसके अंदर, ड्यूरिंग द ईयर 20,000 बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज सोल्ड 18,000। एक 20,000 का फर्नीचर था और उस फर्नीचर को हमने कितने में सेल कर दिया है, हमने सेल कर दिया है उसे 18,000 में। बट एक्चुअली था कितने का, इसमें से इसी का पार्ट टोटल तो कितने का था, वाले का टोटल फर्नीचर था, उसमें से क्या किया, एक 20,000 रुपीज के फर्नीचर में से 20,000 रुपीज के फर्नीचर को हमने 18,000 में सेल कर दिया। तो एक बार से हम पार्ट कर लेते हैं। एक तो वो जो अभी भी हमारे पास है, एक वो जो सोल्ड आउट हो चुका है, सेल आउट हो चुका है। दो में पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये तो 80,000 कहां से आया, टोटल 1 लाख रुपीस का तो फर्नीचर अपने पास था, 20 का सेल किया, अभी नहीं है। बट अब हमारे पास ऑलरेडी कितना है ओल्ड फर्नीचर में से, ओल्ड फर्नीचर मींस ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, तो उसमें से कितने का है, 80,000। अब देखिए, लेकिन ये सोल्ड किया कब है वो भी हमें चेक करना होगा। 31 दिसंबर कब सेल किया है, 31 दिसंबर 2016 को सेल किया है। कब सेल किया है, 31 दिसंबर 2016 को। तो अब देखिए ध्यान से,
ध्यान से देखते एक बार, या रख के बता रहा हूँ आपको। तो 1 लाख का जो फर्नीचर था उसमें से कितने का फर्नीचर जा चुका है? 1 लाख का फर्नीचर था उसमें से कितने अमाउंट का फर्नीचर ऑलरेडी जा चुका है? कितने का हमने फर्नीचर सेल कर दिया है? एक सेकंड, पेज नंबर कहाँ गया? चैप्टर 6 नहीं है, चैप्टर 9 है। यस, तो देखिए मिल गया हम लोगों को। तो हमने कितने का फर्नीचर कितने बेचा? हमने बेचा 18,000 रुपये में एक फर्नीचर हमने सेल कर दिया है। अब ये भी कह रहे हैं कि एक न्यू फर्नीचर हमने परचेज किया है। वो कब किया है? 1 अक्टूबर 16 को। ध्यान दीजिए, ये पहले से हमारे पास है, ये हमने सेल कर दिया। एक एरो और बढ़ता हूं और वो क्या लिखा हमने? 25,000। इस तरह 3 पार्ट करने का रीजन क्या था? रीजन क्या था? ये अभी हमने न्यू परचेज किया है। ये कौन सा वाला है? न्यू वाला जस्ट हमने से परचेज किया है। ये कौन सा वाला? ओल्ड है। और ये कौन सा है जो हमने सेल आउट कर दिया? अब देखिए मैं कोई इसकी बात नहीं करूंगा, इसकी बात करूंगा। जब इन पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, आई मीन 25,000 रुपीज पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और 80,000 रुपीज पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो क्या कंप्लीट ईयर के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या कोई पर्टिकुलर टाइम होगा? क्या पर्टिकुलर टाइम के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है या होल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? तो देखिए जो ओल्ड वाला पार्ट है, आई मीन जो 80,000 का पार्ट है वो तो पहले से है, तो इस पे तो हम कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? ईयर में लगाएंगे। तो इसका जो डेप्रिसिएशन होगा 10% के अकॉर्डिंग कितना होगा? 8,000। कितना होगा? 8,000 रुपीज। बट जो हमने न्यू फर्नीचर परचेज किया है, हमने जो न्यू फर्नीचर परचेज किया है, कितने का फर्नीचर किया? परचेज किया हमने 20,000 रुपीज का। कितने का? 20,000 रुपीज का हमने फर्नीचर परचेज किया है, ये वाला 25 वाला। लेकिन ये परचेज किया कब है? ये फर्नीचर में परचेज किया कब है? तो 1 अक्टूबर को परचेज किया है। अक्टूबर से पहले हमारे पास नहीं था। अक्टूबर से हमारे पास आया, एंड ऑफ ईयर है दिसंबर तक हम काउंट करते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना होगा इस अमाउंट के ऊपर। तो इसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा? 1250। कैलकुलेट कैसे किया? 25,000 into 10/100 into 6/12। अब देखिए ये फर्नीचर है, क्या इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? होगा। क्यों? ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर सेल नहीं किया है, कुछ टाइम को इसको यूज किया गया है और जितने टाइम आप यूज करोगे करोगे इसी पार्टिकुलर ईयर में उतने टाइम का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना ही होगा। तो दिसंबर तक हम इस सेल आउट फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। दिसंबर के बाद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नहीं है, लेकिन दिसंबर तक तो है। तो हम कितना लगाएंगे? इस पे लगाएंगे 20,000 into 10/100 into 9/12 9/12। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो 3 पार्ट लगेगा। एक ओल्ड वाली जो पहले भी हमारे पास थी और अभी भी हमारे पास है। ठीक है, एक न्यू वाली और एक जो हमने सेल की, जो हमने कुछ टाइम अपने पास रख के फिर सेल की थी। तो इसका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? लास्ट वाले जो अमाउंट है उसका आएगा 1,500 रुपये। कितना आएगा? 1,500 रुपये।
तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा वो हम एक्सेस की वैल्यू जैसे लेस करेंगे। अब देखिए ध्यान देना हम किस तरह से करेंगे। हमने देखा था क्वेश्चन के अंदर कि वल्ले के एसेट्स को हमने सेल किया है, वल्ले के एसेट्स को हमने सेल किया है और सेल हमने किया है 18,500 रुपीज में। कितने में किया है? 18,500 रुपीज में। तो सेल करने से क्या होता है, वैल्यू डाउन होती है, तो हम लेस करते हैं 18,500। इसको माइनस करेंगे तो सेल कर दिया तो वो कम हो गया। एक हमने परचेज भी तो किया है और परचेज जो किया वो कितने का परचेज किया है, 25,000 रुपीज में हमने परचेज किया है। अब इसमें से लेस करते हैं तो 500 बैक किया जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 81,500 हमारे पास फर्नीचर पहले वाला रह गया था। इसमें से हमने 25 का और परचेज कर लिया। अब टोटल मिलाकर अपने पास कितना फर्नीचर अवेलेबल है, रिपीट बोलने का था स्टार्टिंग में, उसमें से हमने 18,500 का हमने 18,500 एक सेल कर दिया, सेल कर दिया तो कम होके कितना रह गया, 81,500 रह गया। अब इसमें से हमने 25,000 का और परचेज कर लिया, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1,06,500। इसका मतलब हमारे पास जो फर्नीचर है वो कितना है, 1,06,500 का। अब देखिए 18,500 आया कैसे, 18,500 आया कैसे, बेचा तो हमने 18 में, पर मैंने कितना लिखा 18,500। तो मैं बताना चाहूंगा कि 18,500 कैसे आया है। ध्यान देना, ध्यान देना, किसे कर रहे हैं, एसेट्स जो सेल किया था फर्नीचर को 20 का था, कुछ टाइम यूज तो किया है, कब तक, दिसंबर तक। कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 9 मंथ का, कितना, 1,500 रुपए। तो 20 वाला फर्नीचर है, 20,000 रुपए वाला फर्नीचर है, वो जिस दिन सेल किया उस दिन उसकी वैल्यू कितनी बच गई, 18,500 की वैल्यू बच गई उसकी। 20 का था और 9 मंथ यूज किया है, तो यूज करने से डेप्रिसिएशन तो लेस हो गई ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 18,500। इसका मतलब जो फर्नीचर में सेल किया वो कितने का था, 18,500। तो वो हमने क्या किया यहाँ पर लेस करके लिखा। बेचा तो कितने में है, 18 बेचा है, तो उससे तुम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, उससे कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉफिट और लॉस कि 18,500 रुपए के फर्नीचर को हमने सेल किया है 18,000 में, आई मीन 500 रुपए का लॉस हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे एक्चुअली जो एसेट्स डब्ल्यूडीपी होती है वो लेस करनी होती है। इज दिस क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसकी परचेस की, सेल कर दी, 18,500 के एसेट सेल कर दी, 25,000 की हमने परचेस कर ली, माइनस हमें डेप्रिसिएशन भी लेस करना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों को हमें ऐड करके टोटल डेप्रिसिएशन लेस करना होगा। तो इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 10,750। कितना आएगा, 10,750। ये डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर लेस करना है, 10,650। कितना करना है, 10,750। अब 10,750 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो फर्नीचर बचेगा वो कितना बचेगा, हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए लेस करते हैं, 10,750 है, तो देखिए 0,5, यहाँ रहेगा 4, तो 7, यहाँ रहेगा 5, यहाँ 9, कितना रहेगा मेरे पास, 95,750। कितना रह गया, 95,750। ये हमारे बैलेंस शीट में अमाउंट है, इसका आएगा बैलेंस शीट।
ठीक है, तो बैलेंस शीट में इसको लिखना है, तो मैं बताऊंगा। इसको बताने का रीजन क्या था कि ये कमी है। अब देखिए इसको भी हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर, इसमें आ जाए वापस, क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? एक तो ओल्ड मशीन का, ओल्ड फर्नीचर का, ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर पे कितना हो जाएगा? ये निकालो जो भी हमारे पास है 8000। न्यू फर्नीचर, ओल्ड पे 8000, न्यू पे कितना वाला 6 मंथ का 1250, और सेल आउट पे 1500। इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 10750। साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा? टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने रुपए का लॉस हुआ? तो यहाँ देखिए इस एसेट्स को हमने सेल किया है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी? 18,000 हो गई, 500 हो गई थी, 18,500, क्योंकि हमने 9 महीने उसकी यूज की है। 1500 रुपए की वैल्यू कम हो गई डेप्रिसिएशन के रीजन से। अब 18,500 के एसेट्स को आप बेच रहे हो 18,000 में, तो 500 नुकसान हुआ, वो नुकसान यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ रहेगा 500 रुपीज। इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं कि इसको बैलेंस शीट में किस तरह से लिखेंगे। समझा तो दिया मैंने, बट ऐसे प्रॉपर लैंग्वेज नहीं समझाया, तो मैं प्रॉपर लैंग्वेज भी आपको समझा देता हूं। इधर देखना, तो बात कर रहे हैं हम बैलेंस शीट। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। क्या लिखेंगे? बात कौन सा जो मैं ओनली एसेट साइड की बात करूंगा, क्योंकि पर एसेट से एसेट में आएगा। एसेट्स में मैं क्या यूज कर रहा हूं? फर्नीचर। एक्चुअली जो फर्नीचर था वो कितने का था? 1 लाख रुपीस का था। इसमें से कितने का फर्नीचर हमने सेल कर दिया? तो हमने 80,500 का फर्नीचर सेल कर दिया, और हमने एक न्यू फर्नीचर परचेज भी किया। न्यू परचेज, ठीक है, हमने एक न्यू परचेज भी किया। वो कितने किया? 25,000। फिर बेस करेंगे कि हमने डेप्रिसिएशन भी लगाया है। हमने डेप्रिसिएशन लगाया है, तो यहाँ से आ जाएगा 10,750। आई थिंक आपको समझ में आ गई सारी बातें। अब यहाँ पर लेस करते हैं 005, ठीक है, 005, और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा आपका 8। क्रिएट कर देंगे 005 6, यहाँ आ गया, और इसको भी लेस करेंगे 95,750। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीटेड हुआ। आई थिंक सबके प्रॉपर वे में ये समझ में आ चुका है कितना डेप्रिसिएशन लगा, कितना फर्नीचर को डेप्रिसिएशन लॉस हो, और एट बजट टाइम एंड ऑफ द ईयर फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 95,750 का हमारे पास फर्नीचर बचा हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसका क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो गया है, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट में क्या कुछ है देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक और बात रिपीट कर देता हूँ जो मैंने लास्ट डे यानी सैटरडे को आपको समझाया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड। एक आपका होता है जनरल फंड,
जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं दिया जाता है, इसलिए वो रेबल नेचर की इनकम होती है। एक होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। वापस सुनना, अभी बात की कि नॉर्मल हम हमारा जो रिजर्व होता है नॉर्मली किसी भी काम को मिलता है, ठीक है। वो तो क्या होता है, हमें बैलेंस शीट लिखना अलग से लिखना, ठीक है, अलग से लिखना उसको, लेकिन उसका यूज क्या है, उसका यूज क्या है, किसी भी काम को यूज कर सकते हैं लायबिलिटीज, लेकिन किसी पर्टिकुलर काम का नाम उसके साथ ऐड नहीं किया हुआ, वो है जनरल फंड। एक होता है स्पेसिफिक फंड, ये क्या होता है, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम लोग इसमें अमाउंट डालते हैं, ठीक है। ये भी हमारी लाइब्रेरी से देखिए, इसके अलावा सर एक बात कही, एक डोनेशन होता है। डोनेशन भी दो तरह से होता है, एक तो कौन सा होता है, जनरल डोनेशन, और एक होता है स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब नाम दे दिया, आपको अक्ल नहीं है अगला क्या करे क्या ना करे, कुछ भी नहीं दे दिया, और आपने ऑब्जेक्ट नहीं बताया, तो ये कौन से नेचर का होगा, ये होगा रेवेन्यू नेचर का। कौन से नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा। और इसीलिए इसको हम कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में लिखेंगे, क्योंकि डोनेशन रिसीव हो रहा है, बट किस लिए रिसीव हो रहा है वो देने वाले ने बिल्कुल नहीं बताया है, तो क्या होगा अपना जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन ऑलवेज क्या होता है, रेवेन्यू। पर किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए डोनेशन मिला है, उस केस में वो रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा, वो कैपिटल नेचर का बन जाएगा, और उसको लिखा जाएगा इसके अंदर बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा बैलेंस शीट लिखा जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम कोई डोनेशन देते हैं, तो फर्म के लिए, संस्था के लिए लायबिलिटी होगी। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इट मींस हमने जो डोनेशन किया है वो किसके लिए दिया है, हमने बिल्डिंग के लिए दिया है, तो हमारा दिया गया अमाउंट को बिल्डिंग के लिए ही काम में लिया जा सकता है, किसी और कार्य के लिए उसका यूज नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसका एक कंसेप्ट है, बट ऑन डोनेशन है, आप किसी के लिए यूज कर सकते हो, इसलिए वो रेवेन्यू में चलता है। अब क्या होता है, कई बार हमारे पास जो फंड पड़ा होता है, अमाउंट पड़ा होता है, हम सोचते हैं कि फंड तो पड़ा ही है, तो हम उस फंड को किसी और भी यूज कर जाते हैं, और यूज करने का मतलब उसको इन्वेस्ट कर जाते हैं। तो अभी तो जरूरत है, एक साल बाद या 2 साल बाद हमें उसकी जरूरत हो सकती है, अभी जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा अमाउंट और बढ़ जाएगा। उस तरीके की क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, हम डिस्कस करते हैं। भाई बात समझ में, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, वो भी ध्यान रखना। तो मैंने बताया था, चेक करने के वापस से एक बात की थी मैंने, फंड्स की, जन फंड और किसी पर्टिकुलर काम के लिए फंड। जन फंड तो जन है, कोई पर्टिकुलरली इसका एम फिक्स नहीं है, और स्पेसिफिक काम के लिए फंड है तो उसके अलावा रहेगा, दोनों लाइब्रेरी से तो उसके अलावा रहेगा। फिर बात करें डोनेशन के लिए, डोनेशन भी क्या होता है, ओनली डोनेशन लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा, लिखा चाहिए इतने से जनरल इनकम, इनकम में शो करेंगे, बट उसके आगे लिखा हुआ है कि फॉर डोनेशन फॉर तो पर्टिकुलर जिसका नाम दिया हुआ है वो लाइब्रेरी। अब क्या डोनेशन की ही बात नहीं कर रहा हूं, रिसिप्ट फॉर, अब देखिए रिसिप्ट फॉर किसी पर्टिकुलर काम का रिसिप्ट मिल रही है आपको, तो वो भी हमारे क्या होगी, लाइब्रेरी। क्लियर, देखिए जैसे रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग, रिसिप्ट फॉर फर्नीचर, तो ये सब क्या है, ये हमारे लाइब्रेरी का मेथड होगा, क्योंकि हम लोग उसी चीज के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं किस तरह से करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे, निकाल लेता हूं मैं।
एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट तो नहीं होगा, बट हम इसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा बट जितना हो जाए। क्वेश्चन भी समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम हमें इसको केवल न्यूमेरिकली सोल्व करना पड़ेगा। इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गेम्स फंड इज गिवन। एक गेम्स फंड बनाया हुआ है कि गेम अरेंज करने के लिए फंड बनाते हैं, जो पैसा है वो उसी में डाल देंगे और उसी से हम हमारा सारा काम करेंगे। और इस गेम फंड में जो ऑलरेडी अमाउंट पड़ा है अपनी बैलेंस इसका गेम फंड का, वो है 2 लाख रुपीज। कितने का हमारे पास गेम फंड है? 2 लाख रुपीज का हमारे पास गेम फंड है। गेम फंड एक्सपेंडिचर। अब जैसे मुझे कोई टूर्नामेंट करवाना है, तो टूर्नामेंट को करवाने के लिए मैंने क्या किया, फंड बना दिया, तो नाम क्या दिया, गेम फंड। अब वो टूर्नामेंट में करूंगा और उसमें कोई भी एक्सपेंस होगा, मैं किसमें से चार्ज करूंगा, किसमें से दूंगा, वो उस गेम फंड में से निकाल के ही पैसा मैं पे करूंगा। आई बात समझ में? किसी और में से नहीं करूंगा। क्यों? मेरे पास पहले से गेम फंड अरेंज हो चुका है। क्यों हुआ? क्योंकि मुझे गेम के अरेंजमेंट के लिए एक्सपेंस करना होगा। फिर एक ओपनिंग बैलेंस ऑफ गेम्स फंड इन्वेस्टमेंट। हमारे पास जो गेम्स फंड पड़ा था और उसमें बचे पैसे से हमने क्या किया, पास्ट में प्रीवियस ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। और इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है? 1,50,000 का। देखिए पहले से इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास बचा हुआ है 2 लाख रुपए का, और एक्सपेंस हो गया 20,000 रुपए का, ये बच गए। इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ अलग से वो 1,50,000 रुपए। डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर गेम्स फंड। देखो आगे बात, डोनेशन रिसीव किया है, किसके लिए रिसीव किया? गेम्स फंड के लिए किया है। अगर पर्टिकुलर काम तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होगा और इसलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, वो हमें बैलेंस शीट में उसी फंड में ऐड करना पड़ेगा। क्यों? पैसा फंड का है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था उससे क्या मिला आपको? इंटरेस्ट मिला, तो वो भी किसमें जाएगा? फंड में जाएगा। फंड में क्यों जाएगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पैसा आया कहाँ से था? फंड से ही आया। उस फंड के पैसे को ही हमने यूज किया है। जितने भी एडवांटेज होगा वो उसी में हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग फंड लिखते हैं 2 लाख रुपए का। ठीक है, और एक्सपेंस कितने हो गए? वीजा के एक्सपेंस हो गए, हमने लेस कर दिए, यानी 180 का हमारे पास ये रह गया। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट भी मिला था हमें। इसके बाद हमें इंटरेस्ट भी मिला था 10% के रेट से, और डोनेशन भी मिला था। डोनेशन में कितना मिला? 3,000। तो इससे फंड हमारा बढ़ जाएगा, तो 3,000 को हम ऐड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिला 10% यानी 15,000, वो भी ऐड कर देंगे। हमारा फंड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 2 लाख का था, 20,000 खर्चा हो जाएगा, 81 रह गया। 81 में से में हम लोग 15,000 का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, 10% से दिया हुआ। डोनेशन रिसीव हुआ तो उससे भी हमारा फंड ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। और साथ में रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गेम टिकट, हमने क्या किया? गेम टिकट को सेल भी किया, वो अमाउंट इसमें जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट, कितना फंड में पैसा रह जाएगा? हमारे पास फंड में एंड ऑफ द ईयर 2,08,000 रुपये बैलेंस में है। और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स होती है, तो वो तो एसेट्स में रहेगा ही रहेगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको आप घर से करना और अभी मैंने बोर्ड पे दिया, इसको भी घर पे करना। देखिए एंड के बाद सेकंड वीडियो इसी रीजन से मैं सेंड नहीं किया था, लेकिन सेकंड वीडियो के अंदर जो एग्जांपल था वही मैंने एग्जाम वीडियो थर्ड में आपको समझाया है। इसमें क्लास को लेफ्ट नहीं हुई है, उसी टॉपिक को मैंने थर्ड वीडियो में समझाया है। उससे पहले उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कराया है मैंने। ठीक है, तो आपको लगे कि सेकंड वीडियो मिसिंग हो गया इसलिए थर्ड समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सेकंड को ही मैंने, सेकंड एग्जांपल को ही मैंने थर्ड वीडियो में पार्ट थर्ड में एक्सप्लेन किया। ओके, तो प्रैक्टिस करना इसकी भी। आप जो मैंने वर्ड बताया वो एक, जस्ट ओरल मैंने फंड वाला बताया वो एक, सेकंड वाला जितने मैं वो करवा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करते रहना। ओके, थैंक यू सो मच।